हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी। लास्ट क्लास में अपन डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे और उसका अपन एक लेक्चर कंप्लीट किया था। मैंने आपको डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बताया था और इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, तो बेसिक के बारे में अपन ने देखा था। लास्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यह बताया था कि आपके जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उन सभी को यहां क्या बोल रहे थे आप? ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि इनको आप क्या बोल रहे थे? संक्रमण धातु बोल रहे थे। अब देखना, संक्रमण धातु के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जिनके यह वे तत्व जिनमें आयन की अवस्था में अपूर्ण डी विन्यास होता है उसे आप क्या कहते हो? संक्रमण तत्व कहते हो। यानी जिनका इनकम्प्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, अपूर्ण विन्यास होता है, और वो विन्यास कौन सा? डी विन्यास। यदि आपका अपूर्ण डी विन्यास है इसका मतलब उसके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए, तो वहां पर आप उनको बोल देते हो संक्रमण तत्व। अब यहां से एक बात यह आती कि जिंक है आपका, कैडमियम है आपका और आपका मरकरी है, इसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता है? देखिएगा, जिंक है, कैडमियम है आपका और मरकरी। क्वेश्चन ये आ सकता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के सदस्य तो है, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता है? तो कारण क्या बताओगे? सीधा सीधा कारण बताओगे आप। देखिए, इस जिंक की बात करोगे आप, कैडमियम की बात करोगे और इस मरकरी की बात करोगे। जिंक आपका एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, कैडमियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 48, और यदि मरकरी की यदि आप बात करते हो तो इसका जो एटॉमिक नंबर होने वाला है वो आपको प्राप्त होता है 18। अब देखना, आप आवर्त सारणी में जब देखते हो जिंक की यदि बात करते हो तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलता है आर्गन 3d10 4s2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहां पर ये जो डी उपकोष होता है, ये इस डी उपकोष को आप ध्यान से देखोगे तो आपका डी उपकोष पूर्ण रूप से क्या रहता है? भरा रहता है। ये डी उपकोष आपका पूर्ण रूप से भरा रहता है। अब पूर्ण रूप से भरा है इसका मतलब ये एक प्रकार का एक्सेप्शन केस हो गया, अपवाद हो गया, क्योंकि अपने संक्रमण तत्व तो वो होते हैं जिनमें अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, या बोल देते हो उनमें जो इनकम्प्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो कारण बताओगे। अब देखो, आप जाते हो जिंक से कैडमियम और कैडमियम से आप जाते हो मरकरी की ओर, जिंक से कैडमियम की ओर गए और कैडमियम से आप चले मरकरी की ओर। तो देखो, यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको प्राप्त होता है 3d10 4s2 होता है प्राप्त। इस वाले की बात करोगे आप तो आपको पता है, आप ऊपर से नीचे जाते हो वर्ग में तो कोषों की संख्या बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने वाले हैं, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर इसको आप क्या लिख दोगे? 4d10 5s2। यहां पर क्या होने वाला है? 5d10 6s2। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या? कि आपका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट रूप से भरा हुआ रहता है, इस कारण जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमटीआर है, काफी बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, चाहे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बात करें तो इस क्वेश्चन पर काफी चर्चा की जाती है। कारण क्या बताओगे? जिंक, कैडमियम तथा मरकरी, इसमें डी जो आपका उपकोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है, और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो,
यहां तक नोट कीजिएगा। फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने डी ब्लॉक की 3D सीरीज देखी और 3D सीरीज में आपने नोटिस किया होगा कि क्रोमियम और कॉपर है। क्रोमियम और कॉपर में आपका जो फोरस उपकोष होता है, उस फोरस उपकोष में इन दोनों को छोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन फोरस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस विषमता का कारण क्या है? तो कारण पूछा जा सकता है आपसे, सीधा सीधा कारण पूछा जा सकता है। इस विषमता का कारण क्या है, वो कारण आपको बताना है। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 3D संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़कर शेष अन्य तत्वों में फोरस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन क्रोमियम एंड कॉपर में फोरस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इस विषमता का कारण क्या है? देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आप नोट करते हो एक बात को, क्रोमियम और कॉपर के अलावा अन्य जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, उन सब में 3D सीरीज की बात कर रहा हूं। फोरस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इसमें केवल क्या होने वाला है? फोरस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा कारण होता है आपके पास में। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आपके पास में ये है। देखो, क्रोमियम जानते हो आप, क्रोमियम के लिए जेड क्या होता है? 24 होता है। तो इसका जो अन्य तत्वों की भांति यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो आर्गन 3D4 4s2 होना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था कि आपको ये नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाता है। आपको करना क्या है? आपको ये बताना है कि आपका यहां आर्गन है 3D5 4s1, आर्गन 3D5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और जो कि होता भी है, ये नहीं होने वाला है। होने वाला कौन सा है? ये आर्गन 3D5 4s1 होने वाला है। अब देखना ध्यान से, यहां पर एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? तो देखना, ये आपका ड्यूब कोष है। ड्यूब कोष के पास में पहले यहां पर आप देखोगे तो 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके, 1 2 3 4। और इस s की बात करोगे, ये तो 3D की बात की अपन ने। s की बात करोगे फोरस की, फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये जो चीजें यहां पर हो रही है, ये सब इसकी ग्राउंड स्टेट में हो रही है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब आप सभी जानते हो, ये कौन सी अवस्था है आपकी? यहां आधे अवस्था है। अब क्या होने वाला है? 3D कक्षक और फोरस कक्षक जो होता है आपका, इसकी ऊर्जा में लगभग अंतर बराबर सा होता है। ऊर्जा में अंतर बराबर है, इस कारण एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का कर जाता है विनिमय, और वो कहां चला जाता है? इस 3D उपकोष में चला जाता है। जाने का मतलब ये हुआ कि 3D के पास में क्या हो जाते हैं? अब 3D5 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हुई कि ये आपका कैसा विन्यास बन गया? एक अर्धपूरित विन्यास बन जाता है। तो देखिएगा, जब आप इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करते हो, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, और ये आपका क्या है? एक फोरस है। 3D के पास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो 1 2 3 4 5। विन्यास क्या प्राप्त होगा? 3D5, और इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3D5 4s1 विन्यास आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। समझे इस बात को? चलिए, ऐसा किस कारण होता है?
तो आप दो कारण बताओगे। एक कारण तो ये बताओगे, देखो ये अर्धपरित कक्षक आप जानते हो, यानी आधा भरा हुआ है, तो हाल्फ फिल्ड ऑर्बिटल, ये चीजें जो हो रही है वो एक्साइटेड स्टेट में हो रही है, इसको आप कहते हो उत्तेजित अवस्था। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये आपका है हाल्फ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब कौन सा कक्षक है ये? अर्धपूरित कक्षक है। और इस अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व या इसकी स्टेबिलिटी की यदि अपन बात करते हैं तो वो क्या है, यहां पर ज्यादा है। तो एक कारण तो क्या बताओगे, अपूरित कक्षकों की तुलना में अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व आपका ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको वास्तविक विन्यास वो 3D 5-4S देखने को मिलता है, मतलब ये आपको विषमता का पता चल गया। दूसरा कारण, पहला कारण तो बता दोगे वो, दूसरा कारण क्या बताओगे, ये बताओगे 3D कक्षक है आपका और 4S उत्कोष है, इनकी जो एनर्जी होती है में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता। तो दो कारण बताओगे, एक तो ऊर्जा का अंतर कम होना और एक आप बताओगे अर्धपूरित कक्षक है उसका स्थायित्व हमेशा और हमेशा ज्यादा होने वाला है अपूरित कक्षक की तुलना में, यानी कक्षक की तुलना में। क्लियर है? चलो, ये तो अपन ने क्रोमियम के लिए बात की। अब अपन आ जाते हैं कॉपर की ओर चलते हैं। देखिएगा, कॉपर के लिए यदि अपन बात करते हैं तो कॉपर का भी जो विन्यास है वो आप यदि करते हो तो पहली बार करोगे तो वो देखने को नहीं मिलने वाला है। उसका भी कारण क्या होता है, पूर्णपूरित कक्षक होते हैं जो आपकी फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, तो वो कारण बताने वाले हो आप यहाँ पर। चलो, कॉपर की बात करते हो, कॉपर के लिए जेड कितना होता है, 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो आप तो आर्गन 3D 9 4s2 ये आना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि ये आपको प्राप्त नहीं होता है। अब आपको प्राप्त कौन सा होने वाला है, तो एक्चुअल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है आर्गन 3D 10 4s1, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। यहां तक इस बात को शायद आप समझे होंगे। चलो, ऐसा किस कारण होता है, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हो ये आपका डी उपकोष है, इस डी उपकोष के 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और ये 5, और उसके बाद में आपका कौन सा आता है, ये आता है 4s। तो ये तो हो गया आपका 3D उपकोष, और ये कौन सा उपकोष हो गया आपका 4s उपकोष हो गया। अब 3D में आप इलेक्ट्रॉनों को फील्ड करोगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओगे तो 1 2 3 4 5, छठवां इलेक्ट्रॉन आप यहां भरोगे। देखो, सबसे पहले आप अनफिल्ड इलेक्ट्रॉनों को भरते हो, और ये आप किस नियम से बढ़ते हो, तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में हुंड का नियम है, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। मतलब ये कहता है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित रूप में भरना है, उसके बाद में उनकी पेयरिंग करवानी है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चलोगे, उसके बाद में जब पूरे इलेक्ट्रॉन या पूरा आपका उपकोष एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, उसके बाद में आप आगे से पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, अब क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विनिमय करता है। ये सब चीजें जो यहां होती है ये ग्राउंड स्टेट में हो रही है, जिसको आप कहते हो आद्य अवस्था। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्चुअल में क्या करने वाला है, ऊर्जा का विनिमय करने वाला है, और वो किसमें चला जाता है, 3D उपकोष में चला जाता है। तो देखिएगा 3D में वो गया, अब 3D में जैसे ही गया 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पर क्या होने वाला है, ये आपका 4s उपकोष है। 3D के पास में जाने पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है वो क्या प्राप्त होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। 3D में जाने पर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विनिमय करके चला गया, 3D 10 हो जाता है, और इसके पास में क्या रहने वाला है, 4s1 रहने वाला है। अब देखो, ये पांचों ऑर्बिटल फुल रूप से भरे हुए हैं, और वो किसमें भरे हुए हैं, आपकी एक्साइटेड स्टेट में भरे हुए हैं। पांचों ऑर्बिटल आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। किस वाले की बात कर रहा हूं मैं, 3D 10 की बात कर रहा हूं। अब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या हुई,
फुली फिल्ड ऑर्बिटल आपका होता है उसका स्थायित्व हमेशा और हमेशा ज्यादा होने वाला है। तो आप यहां पर बोल देते हो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, यानी कि पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं आपके, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है और इसी कारण आपको यहां पर फोरस में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, मतलब ये विषमता आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, आंसर मैंने आपको बता दिया है किस कारण होता है। तो एक तो ये बताओगे पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है, और एक ये बताओगे 3D कक्षक और जो फोरस कक्षक होता है आपका सॉरी इनकी ऊर्जा में अंतर वो आपको बहुत कम देखने को मिलता। यहां तक इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिएगा आगे देखना, कर लिया नोट, आगे आइए। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा आप, अर्धपूरित है आपका और आपका कौन सा पूर्ण पूरित जो कक्षक है उसका स्थायित्व रिक्त बोल दो चाहे अपूरित कक्षक बोल दो उनकी तुलना में ज्यादा होता। इस बात को गांठ मान लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जांपल आप डी ब्लॉक में कर सकते हो। जैसे सिल्वर है आपका, पैलेडियम है, ये एक्सेप्शन केस है, इनको आप आसानी से इसके द्वारा सोल्व कर सकते हो। तो देखना मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपका अर्धपूरित जो कक्षक होता है, अर्धपूरित कक्षक एंड पूर्णपूरित कक्षक, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक जो होते हैं उनका स्थायित्व है वो हमेशा आपके रिक्त कक्षक है, या आप क्या बोल दो अपूरित कक्षक है, उनकी तुलना में ज्यादा होता है। ये मैंने बात की है यहां पर इनकी स्टेबिलिटी की, इनके स्थायित्व की यहां बात की है। तो अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक हमेशा और हमेशा ज्यादा स्थायित्व होते हैं इनकी तुलना में रिक्त कक्षक और आपके अपूरित कक्षकों की तुलना में। क्लियर है? चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा अर्धपूरित कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं आपके। डी की बात करेंगे अपन तो डी कोर्स में आपका D5 हो सकता है और D10 हो सकता। D5 और D10 कैसे कक्षक है, तो D5 की बात करोगे तो ये तो हो गया आपका अर्धपूरित कक्षक हो गया, और D10 की यदि आप बात करोगे तो D10 कैसा हो गया आपका पूर्ण पूरित कक्षक हो गया है। अब देखना रिक्त और अपूरित कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी आगे जैसे D1 है आपका, D2 है आपका, D3 है आपका, D4 है आपका, D6 है आपका, D7 हो गया, D8 हो गया और D9 हो गया। ये कैसे कक्षक आपके या तो रिक्त रहने वाले हैं या अपूरित रहने वाले हैं, या आप यहां पर क्या कह सकते हो D0 भी कह सकते हो, लेकिन वो अपने को जनरली देखने को नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये होता है इनके स्थायित्व का प्रमुख कारण। अब देखो यहां से अपन बात करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आपके डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनके अपन गुण धर्म देखने वाले हैं। तो गुणों की बात करने जा रहे। देखो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी, आपके जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। इसका मतलब वो क्या है, धातु। अब देखो अपन इनके बारे में प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग, मेटल, धातु। दूसरा देखना आपके डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व, या आप कहते हो ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला जाता है। कारण क्या बताओगे संक्रमण तत्व कहने का, इनके आयन या उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आप बात करते हो तो डिक उपकोष होता है वो कैसा होता है आपका अपूर्ण होता है, इस कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तीसरी बात अपन करेंगे, ये जो आपके तत्व है ये आपको उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने को मिल जाते हैं।
यानी इनकी एक विशेषता पाई जाती है डी ब्लॉक के तत्वों में, ये आपको उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं। विस्तार से बताऊंगा मैं आपको प्रत्येक के बारे में। उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित कर दिया। चलो फिर अपन अगली बात करते हैं, ये जो आपके यौगिक होते हैं या ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, या आप बता दोगे ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर की अपन बात करते हैं, ये आपके संकुल यौगिक बनाते हैं या जिसको आप कहते हो उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं, यानी कि ये संकुल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेचर की बात करोगे आप इनकी तो ये सभी होते हैं आपके अनुचुंबकीय प्रकृति। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा ये आपको मिश्र धातु का निर्माण भी दे देते हैं, यानी आप यहां कह देते हो डी ब्लॉक के तत्व आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। एक यौगिक और बनाते हैं जिसको बोला जाता है अंतराकाशी यौगिक। तो आपके जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी ये क्या बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में अपने अगले लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे। ये अपना डी ब्लॉक का दूसरा लेक्चर खत्म हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।